मनीषा कोइराला एक प्रमुख भारतीय अभिनेत्री है जो हिंदी सिनेमा के साथ साथ तमिल, तेलुगु और नेपाली फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती है। 16 अगस्त 1970 को काठमांडू, नेपाल में जन्मी। वह नेपाल के एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आती है। उनके दादा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री थे और उनके पिता प्रकाश कोइराला एक प्रमुख राजनीतिज्ञ है। भारतीय फिल्म उद्योग में मनीषा कोइराला की यात्रा समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शनों और व्यावसायिक सफलताओं के मिश्रण से चिह्नित है। उनकी अभिनय क्षमता, बहुमुखी प्रतिभा और लचीलेपन ने उन्हें अपने समय की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया है। यह विस्तृत अवलोकन उनके जीवन और करियर के विभिन्न पहलुओं को शामिल करता है, जिसमें उनका प्रारंभिक जीवन, फिल्मी करियर, व्यक्तिगत संघर्ष और उपलब्धियां शामिल है। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि, परिवार और प्रारंभिक प्रभाव। मनीषा कोइराला का जन्म नेपाल के प्रतिष्ठित कोइराला परिवार में हुआ था, जो अपनी राजनीतिक विरासत के लिए जाना जाता है। उनके दादा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री थे और उनके पिता प्रकाश कोइराला राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल थे। अपने राजनीतिक वंश के बावजूद मनीषा को बचपन से ही कला की ओर आकर्षित किया गया था। उनकी मां सुषमा कोइराला एक गृहिणी थीं और उनके छोटे भाई सिद्धार्थ कोइराला ने बाद में उनका अनुसरण करते हुए फिल्म उद्योग में कदम रखा। शिक्षा और प्रारंभिक रुचियां। मनीषा ने भारत के वाराणसी में वसंत कन्या महाविद्यालय से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और बाद में नई दिल्ली में आर्मी पब्लिक स्कूल, धौलाकुआं में दाखिला लिया। शुरुआत में डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखने वाली मनीषा ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद मॉडलिंग और अभिनय पर ध्यान केंद्रित किया। प्रदर्शन कला में उनकी रुचि उन्हें मुंबई ले गई, जहां उन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग में अपने सपनों को पूरा किया। फिल्मी करियर, शुरुआत और शुरुआती संघर्ष। मनीषा कोइराला ने 1989 में नेपाली फिल्म फेरी भेतौला से अपने अभिनय की शुरुआत की। बॉलीवुड में उनकी एंट्री 1991 में सुभाष घई की सौदागर से हुई, जो एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता थी। राधा की मुख्य महिला भूमिका ने उन्हें पहचान दिलाई और भारतीय फिल्म उद्योग में और अधिक अवसरों के द्वार खोले। 1990 के दशक में सफलता और सफलता। 1990 के दशक की शुरुआत में मनीषा ने कई सफल फिल्मों के साथ प्रसिद्धि पाई। 1992 में उन्होंने यलगार और इंसानियत के देवता में अभिनय किया, लेकिन विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्देशित 1942 ए लव स्टोरी 1994 में उनकी भूमिका ने उन्हें आलोचकों की प्रशंसा दिलाई। स्वतंत्रता पूर्व भारत की एक महिला रज्जो के रूप में उनके अभिनय की बहुत प्रशंसा हुई और आर.डी. बर्मन द्वारा रचित फिल्म का संगीत एक महत्वपूर्ण हिट बन गया। इसके बाद उन्होंने अकेले हम अकेले तुम 1995, बॉम्बे 1995 और खामोशी द म्यूजिकल 1996 जैसी फिल्मों में उल्लेखनीय अभिनय किया। मणिरत्नम द्वारा निर्देशित बॉम्बे में उन्होंने शैला बानू की भूमिका निभाई, जो बॉम्बे दंगों की पृष्ठभूमि में एक हिंदू व्यक्ति से विवाहित एक मुस्लिम महिला थी। उनके चित्रण ने उन्हें व्यापक प्रशंसा और कई पुरस्कार दिलाए। संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित खामोशी द म्यूजिकल में मनीषा ने एनी की भूमिका निभाई, जो एक गूंगी लड़की है जो गायिका बनने की आकांक्षा रखती है। फिल्म हालांकि बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, लेकिन आज एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है और मनीषा के अभिनय को उनके सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता है। बहुमुखी प्रतिभा और आलोचनात्मक प्रशंसा। विविध भूमिकाओं और शैलियों को अपनाने की मनीषा कोइराला की क्षमता ने उन्हें इंडस्ट्री में अलग पहचान दिलाई। वह व्यावसायिक और समानांतर सिनेमा में समान रूप से सहेज थीं। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में वह गुप्त द हिडन ट्रूथ 1997 जैसी फिल्मों में नजर आईं, जिसमें उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई, और दिल से 1998 मणिरत्नम के साथ एक और सहयोग, जिसमें उन्होंने शाहरुख खान के साथ अभिनय किया। दिल से में मनीषा ने मेघना की भूमिका निभाई, जो एक रहस्यमयी महिला है जिसका दुखद अतीत पूर्वोत्तर भारत में विद्रोह से जुड़ा हुआ है। उनके सूक्ष्म अभिनय की व्यापक रूप से सराहना की गई और ए.आर. रहमान द्वारा फिल्म का साउंड ट्रैक प्रतिष्ठित बन गया। चुनौतियां और गिरावट। 2000 के दशक की शुरुआत में मनीषा ने कई फिल्मों में काम करना जारी रखा, लेकिन उनके करियर में गिरावट देखी गई। वह महिलाओं के मुद्दों को संबोधित करने वाली एक शक्तिशाली सामाजिक ड्रामा लज्जा 2001 और राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित एक क्राइम थ्रिलर कंपनी
2002 जैसी फिल्मों में नजर आईं। इन उल्लेखनीय प्रदर्शनों के बावजूद इस अवधि के दौरान उनकी कई अन्य फिल्में छाप छोड़ने में विफल रहीं। पुनरुत्थान और बाद का काम। मनीषा कोइराला ने ओनिर द्वारा निर्देशित एंथोलॉजी फिल्म आई एम 2010 में अपनी भूमिका के साथ एक मजबूत वापसी की। शुक्राणुदाता की तलाश करने वाली महिला आफिया के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें 2010 के फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिलाया। 2017 में वह डियर माया में नजर आईं, जहां उन्होंने माया देवी का मुख्य किरदार निभाया, जो एक एकांत प्रिय महिला है जिसे ऐसे प्रेम पत्र मिलते हैं जो उसका जीवन बदल देते हैं। उनके चित्रण को व्यापक रूप से सराहा गया, जिसने उनके करियर में एक और सफल चरण को चिह्नित किया। नेटफ्लिक्स और हाल ही के प्रोजेक्ट। 2018 में मनीषा ने नेटफ्लिक्स एंथोलॉजी फिल्म लस्ट स्टोरीज में अभिनय किया, जिसका निर्देशन दिबाकर बनर्जी ने किया था, जहां उन्होंने विवाहेतर संबंध में शामिल एक महिला का किरदार निभाया था। उसी वर्ष वह जीवनी फिल्म संजू में दिखाई दी, जिसमें उन्होंने संजय दत्त की मां नरगिस दत्त की भूमिका निभाई। उनके अभिनय को आलोचकों और दर्शकों दोनों से प्रशंसा मिली। निजी जीवन, संबंध और विवाह। मनीषा कोइराला का निजी जीवन उनके पेशेवर सफर जितना ही घटनापूर्ण रहा है। नाना पाटेकर और नेपाली व्यवसायी सम्राट देहेल जैसे अभिनेताओं के साथ उनके हाई प्रोफाइल संबंध थे। 2010 में उन्होंने सम्राट देहेल से शादी की, लेकिन 2012 में उनका विवाह तलाक में समाप्त हो गया। स्वास्थ्य संघर्ष और रिकवरी। 2012 में मनीषा को डिंबग्रंथि के कैंसर का पता चला था। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में उपचार करवाया और बीमारी से सफलतापूर्वक लड़ने के बाद उन्हें 2015 में कैंसर मुक्त घोषित किया गया। कैंसर और रिकवरी के दौरान उनका सफर चुनौतीपूर्ण और परिवर्तनकारी दोनों था। उन्होंने 2018 में प्रकाशित अपने संस्मरण हील हाउ कैंसर गेव मी ए न्यू लाइफ में अपने अनुभवों और संघर्षों का वर्णन किया। यह पुस्तक कैंसर के खिलाफ उनकी लड़ाई और आत्मखोज और उपचार की दिशा में उनकी यात्रा के बारे में जानकारी देती है। वकालत और सामाजिक कार्य। मनीषा कोइराला कैंसर जागरूकता और महिलाओं के स्वास्थ्य मुद्दों के लिए एक सक्रिय वकील रही है। उन्होंने कैंसर का जल्द पता लगाने और उपचार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अभियानों और कार्यक्रमों में भाग लिया है। उनका काम महिलाओं के अधिकारों और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सहित अन्य सामाजिक कारणों तक भी फैला हुआ है। उपलब्धियां और विरासत। पुरस्कार और मान्यताएं। अपने पूरे करियर के दौरान मनीषा कोइराला को कई पुरस्कार और प्रशंसाएं मिली है। उन्होंने कई फिल्मफेयर पुरस्कार जीते हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स अभिनेत्री शामिल है। बॉम्बे, खामोशी, द म्यूजिकल, दिल से और कंपनी जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को विशेष रूप से सराहा गया है। प्रभाव और प्रभाव। मनीषा कोइराला का भारतीय सिनेमा पर प्रभाव महत्वपूर्ण है। उनकी भूमिकाओं का चयन और जटिल चरित्रों को चित्रित करने की उनकी क्षमता ने कई महत्वाकांक्षी अभिनेताओं को प्रेरित किया है। वह अपने शिल्प के प्रति समर्पण और व्यक्तिगत और व्यावसायिक चुनौतियों का सामना करने में अपने लचीलेपन के लिए जानी जाती है। सांस्कृतिक प्रतीक। अपने फिल्मी करियर से परे मनीषा कोइराला को नेपाल और भारत में एक सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है। सिनेमा में उनके योगदान, उनके वकालत के काम और उनके सार्वजनिक व्यक्तित्व ने उन्हें दोनों देशों में एक प्रिय व्यक्ति बना दिया है। नेपाल में एक राजनीतिक परिवार से भारतीय सिनेमा में एक प्रसिद्ध अभिनेत्री बनने तक का उनका सफर उनकी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। निष्कर्ष। मनीषा कोइराला का जीवन और करियर उनकी प्रतिभा, बहुमुखी प्रतिभा और लचीलेपन का प्रमाण है। 1990 के दशक में उनके शुरुआती संघर्षों और सफल भूमिकाओं से लेकर हाल के वर्षों में उनकी व्यक्तिगत लड़ाइयों और पुनरुत्थान तक, वे भारतीय सिनेमा में एक प्रमुख व्यक्ति बनी हुई है। उनके वकालत के काम और सामाजिक कारणों में योगदान सिल्वर स्क्रीन से परे सकारात्मक प्रभाव डालने की उनकी प्रतिबद्धता को और उजागर करता है। एक अभिनेत्री के रूप में मनीषा कोइराला ने अपने यादगार अभिनय और विविध पात्रों के शक्तिशाली चित्रण के साथ फिल्म उद्योग पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी विरासत अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं की पीढ़ियों को प्रेरित और प्रभावित करती रही है, जिससे वे भारतीय सिनेमा की दुनिया में सबसे सम्मानित और प्रशंसित शख्सियतों में से एक बन गई है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो वाकई पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।